चलो तो इधर देखें सभी। अपन वाक्य पढ़ रहे हैं और बताया था कल वाक्य किसे कहते हैं। तो हमने कहा था सार्थक शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक। वाक्यों के हमने भेद देखे थे। तो वाक्यों के भेद दो प्रकार से कर सकते हैं। एक, सबसे पहला जो वर्गीकरण करते हैं हम वो करते हैं रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। तो रचना बनावट के आधार वाक्य कितने भेद होते हैं? दो, तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है। इनके बारे में हमने कल विस्तृत चर्चा कर ली थी, समझा दिया था। और जो दूसरा है भेद वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। हम आज वही देखते हैं कि अर्थ के आधार पर 8 भेद कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो यही है कि वाक्य के अर्थ के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। वाक्य का अर्थ के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो 8 भेद हैं। 8 भागों में बांटा गया है वाक्य को। 8 भाग हैं। तो पहला कौन सा है? पहला भेद है विधानवाचक असर्टिव सेंटेंस, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य से तात्पर्य क्या है? विधानवाचक तात्पर्य है कि भाई जिनसे हमें सीधी सी बात मालूम चलती, सामान्य बात के लिए विधानवाचक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। हम सब पढ़ रहे हैं, राम आता है, बच्चा सो रहा है ना, वे उठ गए। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं? हम कल स्कूल आएंगे, वह बैठता है, वह पढ़ता है, वे चले गए। कोई भी बात कहते हैं, सामान्य सी बात हो रही है तो सामान्य बात के लिए विधानवाचक। जिन वाक्यों के द्वारा किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है, सामान्य सा कार्य कोई हो रहा है या कार्य करने का बोध हो रहा है, क्या कहलाता है? विधान विधानवाचक। उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह घर जा रहा है या वह पढ़ता है, वह घर जाएगा। किसी भी सेंटेंस में हो, भविष्य में, भूत में, वर्तमान में, बस बात कैसी हो? सामान्य सी हो। वह पढ़ चुका है ना, वह पढ़ेगा। कुछ भी कह दें, बस बात कैसी होनी चाहिए? किसी कार्य के होने का या करने का बोध होता है, उसे कहते हैं क्या? विधानवाचक वाक्य। ठीक। देखिए अगला है निषेधवाचक वाक्य। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने का बोध हो, है ना, ना करने का या ना होने का बोध हो, उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के द्वारा किसी कार्य के नहीं होने का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक। जिन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। ना, ना, नहीं का प्रयोग सदा निषेध वाक्य में किया जाता है। यानी कि ना का प्रयोग तो होगा ही होगा, नहीं का प्रयोग हो सकता है। मैंने कहा कि वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं आएंगे, वह नहीं गया, है ना, राम नहीं पढ़ता। तो बस वह खेलने नहीं गया। जहां नकारात्मक भाव होता है वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक। अगला वाक्य है हमारा क्या? आज्ञावाचक वाक्य। क्या है? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य में ये तो है कि मैंने कहा चलो खड़े हो जाओ, तो ये तो आज्ञा है ही है। ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य में हमने कहा कि किसी को किसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रेरित करना। जिन वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार के आज्ञा की बात होती है, अब आज्ञा तो ठीक है ही, साथ साथ में आपको याद रखना है सुझाव। क्या है? उपदेश आदि देने का बोध हो। जैसे मैं कहूँ किसी चल चल खड़ा हो जा, तो आज्ञा है। लेकिन मैं ये कहूँ कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये क्या है? सुझाव है ना। हमेशा ईमानदारी पर चलना चाहिए, ये हमने कहा उपदेश हो गया किसी प्रकार का। अपने माता पिता का सम्मान करिए, ये उपदेश है एक प्रकार का, सुझाव है एक प्रकार का। भले सीधी आज्ञा नहीं है, पर क्या है? सुझाव तो है, उपदेश भी है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो अब या कहता हूँ चल बेटा जल्दी खड़ा हो जा, चलो उठो, चलो बाहर जाओ, ये तो आज्ञा है ही। अंदर आओ, बाहर जाओ, पढ़ो, सभी लोग चुप बैठो, ये सब क्या है? आज्ञा है ना।
सभी शांत रहिए। हमने कहा ये भी एक प्रकार की आज्ञा है। तो या फिर मैं कहता हूं कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। तो भाई ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आग्रह। आज्ञा, आग्रह। शांत रहो, आज्ञा। कृपया शांत रहिए, आग्रह। है ना? तो ये सब कायम जाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञा मतलब ये नहीं सब आज्ञा दी है तो ही। अपने से बड़ों का आदर करो, ठीक। तुम वहां मत जाओ, आज्ञा है। मत शब्द का प्रयोग निषेध सूचना के लिए किया जाता है, परंतु यहाँ पर मत का प्रयोग आज्ञा या सुझाव के लिए किया गया है। समझ रहे हो? तुम लगा दो कि तुम वहां मत जाओ, तुम वहां मत जाओ, तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, किसी को क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है ना? नहीं तो सोचो कि मत लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस लगा दो। नहीं भाई, क्या कह रहा है? कोई आज्ञा दे रहा है ना? राम नहीं पढ़ता, नेगेटिव। राम मत पढ़ो, आज्ञावाचक। आई बात से? तो क्लियर है? इच्छा। अब क्या है? इच्छा। अब इच्छा में मतलब ये आज समझो कि इच्छा में तो हम ये समझते कोई इच्छा वाली बात होगी कि साहब मैं समोसे खाऊंगा, ये इच्छा हो गई मेरी, इच्छा हो गई। लेकिन अगर मैं ये कहूं किसी से, है ना, कि तुम्हारा कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय मंगलमय हो, है ना, या फिर मैं कहूं आपसे कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष आपके जीवन में मंगलमय हो, तो ये सब भी क्या है? इच्छाएं हैं। क्या है? इच्छा। कि तेरा सत्यानाश जाए, दुआ, बद्दुआ, शुभकामनाएं, है ना, ये भी क्या है? इच्छाओं के अंतर्गत ही आती है। आ रही बात सही? जिन वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाए या शुभ संकेत, आशीर्वाद, मनोकामना, शुभकामना दी जाती है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। है ना? कि मैं तो सोऊंगा, इच्छा, ठीक है। मैं कहूं कि चलो तुम्हारा कल्याण हो, एवं मस्तु तथास्तु, तू खुश रहो, आनंद, ये क्या है? आशीर्वाद है। क्या है? आशीर्वाद है, ठीक है। दूधो नहाओ, पूतो फलो, तो ये क्या है? आशीर्वाद है। मैं कहूँगा आपका जीवन, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष मंगलमय हो, दीपावली की शुभकामनाएं, किसी प्रकार की शुभकामनाएं दी जा रही हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना। तो इस प्रकार की जो है शुभकामनाएं, मनोकामनाएं, आशीर्वाद, वो सब काय में आते हैं? इच्छावाचक में आते हैं। ध्यान समझ ना, इच्छा में, आज्ञा में, है ना। जैसे आज्ञा में हमें अकेली आज्ञा नहीं आती, उसमें हमने क्या कहा था कि सब उपदेश भी आते हैं। क्या आते हैं? उपदेश भी आता है, आग्रह भी आता है, ठीक है। ऐसे ही इच्छावाचक में अकेली इच्छा नहीं आती, इच्छा के अलावा क्या और आता है? इच्छा के अलावा, इच्छा के अलावा शुभकामनाएं भी आती हैं, आशीर्वाद भी आता है, तो ये सब भी काय में आता है? इच्छावाचक। बात सही में आ रही? ठीक। जैसे आज मैं सेब खाऊंगा, अब ये क्या है? इच्छा है ना। लेकिन आगे दिया कि भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, ये क्या भैया? आशीर्वाद है। क्या है? आशीर्वाद, शुभाशीष। अब आशीर्वाद मतलब अच्छा हो सकता है, इच्छा है तो इच्छा बुरी हो सकती है ना। कि तेरे सत्यानाश जाए, अभी सत्यानाश जाएगा, तो मतलब ये क्या है? ये एक प्रकार की भाई वो अच्छी इच्छा थी, ये बुरी इच्छा है तो इच्छा ही। अब संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये वास्तव में मिश्र वाक्य ही है। क्या है? समझ पाओगे? ऐसे ये नहीं, सॉरी, संकेत होगा। ये तो संदेह का मतलब है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका क्लियर पता नहीं चलता। जैसे मैं ये कह दूं कि शायद वर्षा हो, तो ये क्लियर नहीं है यहाँ बात। हो सकता है राम आ जाए, है ना। संभव है बच्चे खेल रहे हों, तो मतलब बात में क्या है? संशय है, क्लियर बात नहीं है। तो क्लियर बात नहीं है तो क्या है? संदेह है। क्या है? संदेह। तो भाई संदेह में क्या होता है? देखिए, संदेह में हमने कहा कि जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार का संदेह या संभावना प्रकट की जाती है, जिन वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार का संदेह या फिर संभावना प्रकट की जाती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अनेक बार संदेहवाचक वाक्यों में शायद, संभवता, हो सकता है आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जरूरी नहीं है कि हो ही, पर ज्यादातर होता है। हमने कहा शायद वर्षा हो, संभव है राम कल आ जाए, है ना।
अगर मैं इतना ही कह दूं कि बच्चे खेल रहे हों तो भी संदेह ही हो गए। बच्चे खेल रहे हों तो बात समझिए, शब्दों का प्रयोग किया जाता है परंतु ऐसा हर बार नहीं होता, है ना। बच्चे पढ़ रहे होंगे ऐसे कह दें हम, तो जैसे शायद वह कल घर जाएगा, शायद वह कल घर जाएगा। अब इसमें तो शायद लगा था तो आपने पहचान लिया। अब वह स्कूल से घर पहुंच गया होगा, अब इसमें कहीं नहीं लगा शायद, इस पूरे सेंटेंस में अब वह स्कूल से घर पहुंच गया होगा, इस सेंटेंस शायद संभवतः हो सकता है ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन हम भी फिर भी समझ गए ना कि भाई इसमें क्या है, संदेह है। पढ़ के समझ में आ गया कि अब वह स्कूल से घर पहुंच गया होगा। अब ये हम कह रहे हैं, ऐसा हम व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता ना पहुंचा हो। इससे इस सेंटेंस को सुन के ये तो नहीं लग रहा कि हम पहुंच गया। हाँ मैं कह दूं कि बच्चा स्कूल से घर पहुंच गया तो फिर क्लियर बात हो गई, पहुंच गया। नहीं पहुंचा, है ना, स्कूल से घर चले जाओ, आज्ञा हो गई, है ना। तो भाई यहां पर क्या कह रहे हैं, अब वह स्कूल से घर पहुंच गया होगा, यानी कि हमें क्लियर पता नहीं है, मतलब क्या है, संदेह है। समझ में आई बात मेरी। तो शायद है, संभवतः, हो सकता आदि लगे रहते हैं, पर ये आप सोचो कि ये लगे ही रहें ऐसा कुछ, आपको सेंटेंस को पढ़ना है और उसके बारे में सोचना है कि क्या कह रहा है सेंटेंस। ठीक, 5 हो गए। अगला हमारा है विस्मयवाचक। ये बिल्कुल सरल होता है, इसमें तो आपकी केवल आंखें सही हो तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें क्या लगा रहता है, विस्मय सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह है कौन सा, विस्मय सूचक। ये आपके मन के भावों को दर्शाने के लिए, मन में जो भाव आए हैं उनको दर्शाने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। भाव आप जानते हैं, भाव जिन्हें नापा तोला गिना छुआ नहीं जा सकता। भाव हमारी फीलिंग्स होती हैं, भूख प्यास दर्द घृणा, है ना, प्रेम क्रोध, ये सब क्या होते हैं, भाव होते हैं। ठीक, अब मैंने कहा कि जैसे आपको दर्द हुआ तो आप करेंगे आह मेरी कमर, ये कह सकते हो, आह विस्मय सूचन मेरी कमर। कोई मर गया, आपको अचानक सूचना मिल गई, अरे निपट गए, मर गए, है ना, राम को प्यारे हो गए, ऐसा कुछ, विचल बसे, ऐसा हो सकता है। आप आश्चर्य में आपने देखा कि कोई घोड़ा हवा में उड़ रहा है, घोड़ा नहीं उड़ते वैसे हवा में, ऐसी घटना जो सामान्यता ना होती हो, तो आप देखोगे अरे घोड़ा हवा में उड़ रहा है, तो अरे मतलब आश्चर्य है कि नहीं। कोई अगर घनास हो मोड़ा मोड़ी बगल में जाए, तुम्हारी नाक माक आ रही हो, वाकई लिपटो हुए मुलक, है ना, बस कर छी हट हट दूर, तो छी छी लगा के इस तरीके से प्रकार कर सकते हो, है ना। तो अपने मनों के मन के भावों को दर्शाने के लिए, अच्छा बढ़िया गरम गरम जैसा में रसगुल्ला मिल जाए, है ना, तो खा के करोगे आह मजा आ गया, आह विस्मय चिन्ह मजा आ गया। तो मन के अब क्या है, आनंद हर्ष घृणा शोक क्रोध, है ना, कि आजा निपटाइल है, तो ये क्या है, क्रोध, मतलब समझ रहे, मन के भावों को दर्शाने के लिए। जिन वाक्यों के द्वारा किसी भी प्रकार का विस्मय यानी आश्चर्य या आश्चर्य दर्शाया जाता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। खुशी हर्ष क्रोध उल्लास शोक दुख और मनोगत भावों को दर्शाने के लिए भी विस्मयवाचक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अब वो आपको सेंटेंस पढ़ के ही समझ आएगा कि खुशी है, शोक है, घृणा है, दुख है, क्रोध है क्या। विस्मयवाचक वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह है ये दिख रहा है आपको, एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी, है ना, जैसे कि वाह, ये चिन्ह लगा दिया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये आपके उल्लास को, आपके आनंद को दर्शा रहा है कि हे भगवान मुझे बचा लो, ये आपके मन में दुख या जो है उसको दर्शा रहा। आई बात सही। देखिए अगला है हमारा कौन सा, संकेतवाचक। अब संकेत मतलब क्या होता है, इशारा होता है। क्या होता है, इशारा। आप यहां पर समझिए कि ये वही का वही मिश्र वाक्य है ना। यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। बात समझ में आ रही है। रोज क्लास आओगे तो हिंदी अच्छे से आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
मतलब एक काम होगा तो दूसरा काम होगा, है ना। एक सेंटेंस दूसरे की ओर इशारा करता है, ठीक। तो भाई संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। पास कब होगे? जब अच्छे से पढ़ोगे। फसल अच्छी कब होगी? जब वर्षा अच्छी होगी। हिंदी कंप्लीट कब होगी? जब रोज क्लास आओगे। और मक्कारी मारोगे तो नहीं होगी। कल आई तुम दो ही, क्यों वो पीछे आई थी? हाँ तो बस हिंदी कंप्लीट नहीं होगी, बाय गए साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य चले गए, नहीं होंगे कंप्लीट। मूड धर धर के रो तब भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यदि किसी शर्त या संकेत का बोध होता है तो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देते हैं, अगर पढ़ोगे, अगर अगर पढ़ोगे तो जरूर सफल होगे। सफल कब होगे भैया? अगर पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? ये तो बिल्कुल सरल सरल है ना, संकेत है क्या, पढ़ोगे तो सफल हो, ठीक। यदि जल्दी उठोगे तो समय पे स्कूल पहुंच जाओगे। समय पे स्कूल कब पहुंचोगे? जल्दी उठो। ये क्लियर है ना। एक जल्दी उठना इशारा कर रहा है स्कूल समय पे पहुंचने का, पढ़ना इशारा कर रहा है सफल होने का, ठीक। तो इसलिए क्या है, इशारा मतलब संकेत, क्या कर रहा है, संकेत। क्लियर हुआ है? अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य भी बिल्कुल, जो आदमी की बस आंखें ठीक हैं, दिमाग ना हो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें भी चिन्ह लगा रहता है। क्या चिन्ह लगा रहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। और वैसे भी आप समझ ही जाओगे, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ये लगा देख लिया पीछे तो सीधे आप, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, चिन्ह लगाए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। क्या तुमने खाना खा लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, है ना। तुम कल क्यों नहीं आए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। आई बात है? तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो क्या, क्यों, किसने लगा रहता है, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहता है, ठीक। समझ में आई बात? अब हमारा ये वाक्य वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है, वो है उपवाक्य। क्या है? उपवाक्य। तो सबसे पहली बात तो उपवाक्य होते क्या है? तो वाक्य के साथ ही उपवाक्य होते हैं जिनका स्वयं का अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर हम कह रहे हैं कि ऐसे पद समूह से तात्पर्य क्या है? पद आप जानते किसे बोलते हैं? शब्दों को ही पद कहा जाता है। कब कहा जाता है शब्दों को पद? जब उसे सेंटेंस में लिखा जाए। या और अच्छी थोड़ी सी टेक्निकल परिभाषा दूं तो ये कह सकता हूं कि जब शब्दों के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति जानते हो ना, ने, को, मैं, पर, से, ये सब क्या होती है? विभक्ति। विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो ऐसे पद समूह को, ऐसे पदों का समूह जो किसी वाक्य का भाग हो, वाक्य का क्या होता है? हिस्सा होता है, वाक्य का हिस्सा होता है, ठीक है। जिसका स्वयं का उद्देश्य और विधेय हो और स्वयं का अर्थ भी रखता हो, वह उपवाक्य कहलाता है। ज्यादातर उपवाक्यों के आरंभ में की, बताते मैंने आपको कि भाई गांधी जी ने कहा कि करो या मरो। की शुरुआत में क्या लगा रहता है? कि, जो, जिससे, ताकि, जितना, ज्यों, चूंकि, क्योंकि, आदि, यद्यपि, जब, तब आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आप अच्छे से मिश्र वाक्यों को याद कर लो। किसे याद कर लो? मैं कह रहा हूं किसे याद कर लो? मिश्र वाक्य को। मिश्र वाक्य यदि आपके समझ में आ गया तो उपवाक्य को समझना तो बिल्कुल ही सरल है, क्योंकि बिना उपवाक्य के मिश्र वाक्य का निर्माण होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि यह वही लड़का है जो मुझे बाजार में मिला था। गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, है ना। यह लड़का इतना तेज दौड़ता है जितना शेर, ठीक है। तो यहां पर जो शब्द
लगे हैं आश्रित उपवाक्य कहला रहे हैं, वो सभी उपवाक्य ही हैं, क्योंकि उन सब के अंत में या ऐसे कह सकता हूं कि अपना पूरा अर्थ खुद अकेले नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कहा कि यह वही लड़का है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा, आगे मुझे कुछ कहना पड़ेगा। मैं क्या कहूंगा कि भाई जो मुझे बाजार में मिला था, तो जो से स्टार्ट हुआ है जो, वो क्या है, उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है। अब हमें ये पहचानना है कि जो उपवाक्य है वो क्या बतला रहा है। हमें ये पहचानना है कि जो उपवाक्य है वो क्या बतला रहा है। वो क्या मुख्य वाक्य की संज्ञा के बारे में बात कर रहा है, या विशेषण के बारे में बात कर रहा है, या क्रिया के बारे में बात कर रहा है, या क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो उसी आधार पर हम उपवाक्य के क्या करते हैं, भेद करते हैं। हम एक बार फिर से उपवाक्य की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य पदों का एक ऐसा समूह है जो किसी वाक्य का हिस्सा होता है। स्वयं का उद्देश्य विधेय हो सकता है और स्वयं का एक अर्थ भी वह देता है, पर वह पूर्ण वाक्य नहीं होता, वाक्य का हिस्सा होता है, वाक्य का अंग होता है। ठीक है। उपवाक्यों के 3 भागों में बांटा गया है। अब उपवाक्य के कितने पार्ट हैं? तो उपवाक्य के 3 पार्ट हैं। तो उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अब वो भेद काय के आधार पर होते हैं कि वो वाक्य की संज्ञा के बारे में बता रहे हैं, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। विशेषण के बारे में बता रहे हैं, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है। वो क्रिया के बारे में बता रहे हैं तो क्रिया उपवाक्य हो जाएगा। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। समझ गया मेरी बात? किस वाक्य की? मुख्य वाक्य की। ठीक। जैसे अब देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं संज्ञा उपवाक्य, बात कर रहा हूं संज्ञा उपवाक्य। अगर आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में ना आ पाए तो कम से कम इनके एक एक शब्द जरूर ट्रिक याद कर लेना, कि जो भी शब्द की से शुरू होता है, का शुरू होता है की से, जो भी वाक्य का शुरू होता है की से, या जो उपवाक्य का शुरू होता है की से, वो सदैव क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य होता है। क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य होता है। क्योंकि जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा तथा कर्म के पूरक का कार्य करते हैं, यानी कि जो मुख्य वाक्य, आश्रित वाक्य समझ रहे हो ना, जो उस पर निर्भर होता है। 2 होते हैं, एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य। जैसे मैंने कहा आपसे कि गांधी जी, मैंने कहा साहब नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा, कहा कि, क्या कहा? कि दिल्ली चलो। तुम मुझे खून दो, दिल्ली चलो भी कहा था, छोटा है, दिल्ली चलो। नेताजी ने क्या कहा? दिल्ली चलो। अब नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, बात सुनना, नेताजी ने कहा, ये मुख्य वाक्य है। ये क्या है? हमने कैसे पहचाना? तो हम समझ रहे हैं कि दिल्ली चलो, ये क्या है? आश्रित वाक्य है। क्या है? ये मुख्य वाक्य है और ये आश्रित वाक्य है। ठीक है। ये आश्रित वाक्य है। अब ये किस प्रकार का आश्रित वाक्य है? हमने कहा साहब नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो। तो नेताजी ने जो कहा है उसके बारे में बता रहे हैं। नेताजी ने कहा, क्या कहा? दिल्ली चलो। और नहीं समझ में आ पा रहा तो हमने कहा किस जुड़ा है, तो ये क्या है? संज्ञा वाक्य। क्या है? सदैव किस जुड़ा रहता है। देखिए हमने कहा कि जो आश्रित वाक्य संज्ञा या कर्म के पूरक का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा वाक्य कहा जाता है। पहचान क्या है? संज्ञा वाक्य के आरंभ में की का प्रयोग होता है। ठीक है। क्या का प्रयोग होता है? की का प्रयोग होता है। हमें पता है कि राम बहुत अच्छा लड़का, हमें पता है, क्या पता है? कि राम बहुत अच्छा लड़का है। नेताजी ने कहा, क्या कहा? दिल्ली चलो। वो वैसे जुड़ा कहाँ से है? किस जुड़ा है। सीता ने कहा कि उसके पिता दिल्ली रहते हैं, कहाँ जुड़ा है? की से। आप सभी में अगर क्या लगा के प्रश्न बनाओगे तो आपको आंसर मिलेगा, और जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? संज्ञा वाक्य। सीता ने कहा, क्या कहा? कि उसके पिता दिल्ली रहते हैं। नेताजी ने कहा, क्या कहा? हमें पता है, क्या पता है? तो अगर आप क्या लगा के प्रश्न करते हो, क्या लगा के प्रश्न करते हो, तो जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य होता है। क्या होता है?
या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो की से प्रारंभ होते हैं वो सब क्या होते हैं, संज्ञा उपवाक। ठीक है, आई बात सेम है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक थी, की से शुरू होता है। विशेषण उपवाक, जो कि मुख्य वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की क्या बतलाता है, विशेषता बतलाता है। मुख्य वाक्य की संज्ञा की क्या बतलाता है, विशेषता बता। विशेषण तुम जानते हो ना, मोटा लड़का, तो लड़का की विशेषता क्या बतला रहा है, मोटा। हाँ, सुन ले, मुबारक दो बेर से आलस आ रहा है क्या, सही नहीं जा रहा कुछ, पल्ले पड़ रहा करने बहुत कछू, फिर बहुत देर से मुंह आ रहा हो तुम, तो 2-3 बार देख लो तो मैंने, नहीं ऐसे मुंह मुंह धोआ नहीं बाहर जाकर, ऐसा नींद मींद आ रही हो तो चाय माय मंगा तुम, लगता है अपन दिमाग लगाते हैं ना, दिमाग बिल्कुल फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर नहीं आता आलस। आलस कब आता है, जब हम मन नहीं लगाते कहीं, क्या नहीं लगाते, जब मन लगाते आदमी के ध्यान से देख रहा हो सर का कह रहे हैं, तो वो मुंह आएगा, फिर वो मुंह तो वही बच सकते आदमी जब क्या कह रहे हो, सूद नहीं बैठ रही। अब मैं ऐसी किसी बात तो कह नहीं रहा हूँ कि सूद ना बैठ रही हो, बिल्कुल वही बात बता रहा हूँ जो समझ में आ जानी चाहिए आराम से। एक बार में नहीं आएगी तो दूसरी बार में आएगी, दूसरी में नहीं आएगी तो तीसरी बार आएगी। मैं तो 5-6 बार कहता हूँ, एक बार 2 बार नहीं कहता, मैं 5-6 बार कहता हूँ। अब मैंने कितनी बार कह दिया कि संज्ञा उपवाक की शुरू होते हैं, ठीक है। वो बताया क्या क्या लगा के प्रश्न बनाओ, है ना। हम में पढ़ रहे हैं क्या, उपवाक, क्या पढ़ रहे हैं, उपवाक। ठीक है, अपन फर्स्ट टाइम आए बोला वैसे हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा फोकस तो करो। संज्ञा उपवाक 3 प्रकार के होते हैं, उपवाक 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। हमने पहले संज्ञा पढ़ लिया, दूसरा कौन सा है, विशेषण। अब विशेषण में सुन लो, विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जैसे मैंने कहा मोटा लड़का, तो लड़का कैसा है, मोटा। अब मोटा लड़का में भैया मैंने कहा मोटा लड़का, मोटा क्या है बेटा, विशेषण, और लड़का क्या है, विशेष। जिसकी विशेषता बतलाते उसे क्या कहते हैं, विशेष। अब ये जो मोटा शब्द है ये क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण। क्योंकि ये भैया लड़का की क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है। बतला रहा नहीं बतला रहा, लड़का कैसा है, मोटा, लड़का क्या हो जाएगा, विशेष। लड़का क्या हो जाएगा, विशेष। लड़का वास्तव में है क्या, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। संज्ञा जानते हो, किसी का भी नाम क्या होता है, संज्ञा। तो जो मुख्य वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहते हैं क्या, विशेषण उपवाक। जैसे मैंने तुमसे कहा था अभियाल कि यह वही लड़का है जो मुझे बाजार में मिला था, यह वही आम है जो बहुत मीठे हैं, जो बहुत मीठे। तो संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं अगले वाक्य में, तो समझ रहे हो। तो जो आश्रित उपवाक, कौन सा आश्रित उपवाक, जो आश्रित उपवाक विशेषण के पूरक का कार्य करता है। क्या है पूरक का, पूरक से मतलब क्या है कि मुख्य वाक्य में जो संज्ञा था या सर्वनाम था उसकी विशेषता बतला दे, विशेषण के भांति प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक कहते हैं। पहचान क्या, विशेषण उपवाक के आरंभ में जो, जैसा, जितना, जिसे, जिसको, जिनको आदि का प्रयोग होता है। वहां तो अकेला की था, यहाँ थोड़े से ज्यादा शब्द हैं। जो, जैसा, जितना, जिसे, जिसको, जिनको आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने क्या कहा कि यह वही बच्चे हैं जिनको मैंने कल पीटा था, आगे बात सही में। यह वही लड़की है जो मुझे कल बाजार में मिली थी, है ना। वह आम कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें कल दिए थे, बात सही में आ रही है। या जो बहुत मीठे थे, बात को समझिए, संज्ञा के आम के बारे में ही बात हो रही है अगले सेंटेंस में, जो मैंने तुम्हें दिए थे। संज्ञा क्या है, आम। लड़के के बारे में, यह वही लड़के हैं जिनको मैंने कल पीटा था, तो लड़कों के ही बारे में बात हो रही है अगले सेंटेंस में। लड़कों को जिन्हें मैंने पीटा था वो लड़कों की विशेषता है, ठीक है। जैसे देखिए कि मैंने एक लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को देखा, है ना। अब कैसे लड़के को देखा, जो बहुत होशियार। वहां हम क्या लगा रहे थे, राम ने कहा, क्या कहा, क्या कहा, तो राम ने कहा कि मैं तुझे कूटूंगा, कुछ भी कह दिया। राम ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तो हम पूछेंगे राम ने कहा, क्या कहा, कि तुम बहुत सुंदर हो, तो संज्ञा उपवाक क्या है, राम ने जो कहा है उसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, है ना। और सेंटेंस में मैंने कहा मैंने वह लड़का देखा, तो मैं कहूंगा कैसा लड़का देखा,
कैसा लड़का देखा? तो जो बहुत ईमानदार था, मोटा था, होशियार था, बेईमान था, कुछ भी था, लंबा था, चौड़ा था, कुछ भी कह सकता हूं ना। तो जो से शुरू हो रहा है तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, पर ये जो से कब तक याद रखोगे? जो जिसने, जैसे भी याद कर सकते हो अच्छी बात है। जो जैसा जितना जिसे जिसको जिनको, बात ऐसे है तो सब एक जैसे ही याद रख सकते हो ना। लेकिन अभी क्रिया विशेषण में गड्ढ बड्ढ मत कर देना, क्योंकि वहां भी लगभग लगभग ऐसे ही होते हैं। वहां जब तब आ जाते हैं, कहाँ आते हैं? जब नहीं आएगा इसमें, जो इसमें आ जाएगा, जिसे इसमें आ जाएगा, जैसा, जितना, जिसे, जिसको, जिनको, जो, जैसा, जितना, जिसे, जिसका, जिसको, आदि का प्रयोग। जैसे वे बच्चे कहाँ हैं जिनके साथ आप आए थे, तो जिनके, है ना। वह आम कहाँ रख दिए जो मैंने आपको दिए थे। बात समझ में आ रही है? तो जो, जिसे, जिसको, जितना, है ना, जिसे, जिसको, जिनको, ये शब्द प्रयोग होते हैं, वो क्या होता है? विशेषण उपवाक। अब आपसे कहें कि बताइए इस पूरे सेंटेंस में उपवाक, विशेषण उपवाक कौन सा है? तो जहां से जिसको, जिनको आपने दे। आपसे पूछे बताओ मुख्य वाक्य कौन सा है? तो वे बच्चे कहाँ हैं। आश्रित उपवाक कौन सा है? तो ये क्या है? आश्रित उपवाक। आश्रित उपवाक है ये, और साथ में ये कैसे हैं? साथ में ये विशेषण उपवाक। आश्रित तो है ही, मुख्य कौन सा होगा? ये होगा। मैंने क्या कहा कि आश्रित हमेशा जो, जिसे, जिसे, की, जब, तब से शुरू होते हैं, क्या कहलाते हैं? आश्रित कहलाते हैं। पर आश्रित वाक्य, उपवाक्य पर तीन प्रकार के होते हैं: विशेषण, संज्ञा और क्रिया। ठीक है। क्या लगा के प्रश्न बनाओगे तो क्या बनता है? संज्ञा। क्या लगा के प्रश्न बनाओगे तो क्या बनता है? संज्ञा। और किसको लगा के, या किसको, तो वो क्या बनता है? विशेषण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। क्रिया विशेषण उपवाक कि ये क्या है? क्रिया की क्या बतलाएगा? विशेषता। क्या बतलाएगा? क्रिया की विशेषता बतलाएगा। क्रिया विशेषण उपवाक में क्या बताते हैं? क्रिया की विशेषता बतलाते। क्रिया विशेषण उपवाक, मैं अकेला क्रिया कह रहा था, क्रिया, क्रिया विशेषण उपवाक। जैसे मैंने कहा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अब तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है? तेज क्रिया विशेषण है, क्योंकि दौड़ने की विशेषता बतला रहा है तेज। और आप जानते हैं क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, पता है ना। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अव्यय, जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, बदलते नहीं है, कभी नहीं बदलते। पढ़ा चुका हूं मैं आपको, मैंने अभी भी जिसने नहीं पढ़ा हो अव्यय, तो मैंने अभी वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, देख लेना, ग्रुप में भी डाल दिया। अव्यय क्या होता है? अव्यय आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अव्यय नहीं आएगा तो अव्यय भाव समास भी नहीं आएगा। अव्यय नहीं आया तो अव्यय भाव समास भी नहीं आएगा, पहले ही समझ चुका हूं मैं आपको। तो जो उपवाक क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक कहते हैं। पहचान क्रिया विशेषण उपवाक के आरंभ में तब, जब, जहां, जिधर, ज्यों, क्योंकि, अगर, यदि, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मैच शुरू हुआ तब मैं स्टेडियम में था, है ना। मैं उसके घर नहीं जाता क्योंकि वह बेईमान है। ठीक है। ठीक है। अब इनसे शुरू होता है। अब जैसे मैं कहूं वर्षा, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। तो अब इसमें हम पूछूं आपसे कि बताओ इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? तो काय शुरू होगा? तो शुरू नहीं होगा, यदि से। काय शुरू हुआ है? यदि से, है ना। तो यहां पर क्या बतला रहे हैं? क्रिया की विशेषता। ठीक है। मैच शुरू हुआ, ये क्रिया है। तब मैं कहा था? स्टेडियम। मैच शुरू होने के बाद की, है ना। मैं उसके घर नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? क्योंकि बेईमान है। मैच शुरू हुआ तब क्या हुआ? तो हमने कहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये शब्द लगे रहते हैं, वो क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक। समझ में आ गई बात आपको? पदबंध को रहने देते हैं, गड़बड़ हो जाएंगे सबरे। पदबंध अगली क्लास में करा देंगे, हो गई। इसको अपन रहने देते हैं, पदबंध को, पदबंध हो जाएगा अपना अगली क्लास में। और फिर इसके बाद में हम वाक्य, वाक्य के बाद में हम पढ़ेंगे
मुहावरे, लोकोक्तियां। इससे पहले सब शक्ति पढ़ाएंगे, सब शक्ति, शब्द शक्ति।